अपने अपने स्टेटस स्टोरी में माँ के साथ जो हमारा फोटो होगा वो अपलोड मार के नीचे अभी तक डाल ही दिया होगा हैप्पी मदर्स डे करके स्टेटस स्टोरी में दिखने लग गए हैं। अभी सारे जो व्हाट्सएप स्टेटस स्टोरीज है वो भर गई है हम सब के। ऑलमोस्ट थोड़ी देर के बाद में तो अभी फेसबुक ट्विटर पर भी चला गया होगा। बट घर पे जाकर कभी अपनी माँ को जस्ट 1-2 मिनट उसके सामने बैठ के बोल दीजिएगा कि आज तक आप जितने पढ़े बड़े हैं या बड़े हुए हैं ये किसके वजह से हुए। उसको जाके कभी अगर हमने कभी माँ को अपनी बोला है कि आज खाना बहुत अच्छा बना है, आज तक तुमने हमको जो भी पढ़ाया है बड़ा किया है उसके लिए थैंक यू, ये अगर एक सेंटेंस हमारे मुंह से चला जाएगा तो हमारी माँ को मतलब पहले तो माँ चेक करेगी कि बुखार वगैरह तो नहीं आ गया है, ये क्या बात करने लग गया है। बट उसको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। हमें होता क्या है आजकल की सोशल मीडिया की जनरेशन में हम लोग ये भूल गए हैं कि फेस टू फेस बात करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हमें सामने वाले के बारे में, हमारी अपनी माँ के बारे में, वो फादर के बारे में जो राय है या जो प्यार है उसको मुंह के सामने अगर हम 2 मिनट के लिए उसको फेस टू फेस बताते हैं, थैंक यू सो मच फॉर व्हाटएवर यू हैव डन टिल नाउ, आज तक तुमने मेरे लिए जो भी कुछ किया है उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू शुक्रगुजार हूँ। तो माँ को बहुत उसका पूरा दिन खुशी में चला जाएगा। व्हाट्सएप में आप कर रहे हो उसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं भी करता हूँ, बट उससे आगे बढ़ के भी हमने करना है। दिस इज अपार्ट फ्रॉम टॉपिक। तो सबसे पहले तो मैं सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आज आप लोगों के साथ में इंटरेक्शन करने का मुझे यहाँ मौका मिला और मुझे ये बहुत ही अच्छा लगता है जब भी स्टूडेंट से इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है। अभी हमारे बारे में जो भी बताया गया उसमें से आधा पार्ट आप निकाल के रख दो। मैं भी आप ही की तरह था कुछ साल पहले, कुछ साल मतलब अभी ऑलमोस्ट 10 साल हो गए हैं। ऐसे बोलने पर एकदम से रियलाइज होता है कि बाप रे एज काफ़ी बढ़ने लग गया है, एकदम बहुत जल्दी से टाइम निकल जा रहा है। तो 10 साल हो गए हैं ऑलमोस्ट। बट कल की तरह ही याद आ रहा है कि जब मैंने यूपीएससी की पढ़ाई स्टार्ट की थी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम टीपी विजय कुमार नहीं है। वो सुनने के बाद में आपने मोस्टली आपने कंसिडर किया होगा मेरा ओरिजिन कहाँ से होगा। मेरा नाम लिखा जाता है ठुबे प्रतीक विजय कुमार। मराठी हूँ मैं, महाराष्ट्र से। तो मराठी में सरनेम फर्स्ट आता है, फिर फर्स्ट नेम आता है एंड देन मिडिल नेम आता है। तो विजय कुमार इज माय फादर्स नेम। तो बट लिखने की वजह से सब लोग वो टी.पी. विजय कुमार, तो हमारे फादर के ही नाम से हमको बुलाया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेनिंग टाइम से। हमारे पापा ने ट्रेनिंग भी कर लिया पूरा, आधी सर्विस पापा ने ही कर लिया। तो मेरा नाम है प्रतीक ठुबे। अगर आप फेसबुक पे देखोगे तो मेरा नाम प्रतीक भी ठुबे, मतलब फर्स्ट नेम मेरा प्रतीक है, सरनेम मेरा टाइटल ठुबे है। तो मैंने इंजीनियरिंग पूरा किया था, जैसे फरमान और हम एक ही ब्रांच मतलब एक ही साइड के हैं। तो मैं भी इंजीनियरिंग पूरा किया था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन महाराष्ट्र से। फिर मैंने यूपीएससी क्लियर की, फिर मेरा आईपीएस में सिलेक्शन हुआ, आसाम मेघालय का ऑर्डर मुझे मिला। एंड फिर मैंने आसाम में अभी तक बहुत ज़्यादा जगह नहीं, 5-6 जगह ही काम किया है। मैंने सिलचर से अपने करियर की शुरुआत की थी। फिर उसके बाद में मैं दिमा असम में था, दिमा असम के बाद फिर मैं कार्बी आंगलॉन्ग में भी था, कार्बी आंगलॉन्ग के बाद गुवाहाटी, और गुवाहाटी के बाद अभी बीटीएडी में बक्सा में मैं अभी काम कर रहा हूँ। तो बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस था अभी तक का। और जब यूपीएससी की बात आती है तो यूपीएससी में मतलब ये कोई अलग चीज़ नहीं, बट मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारी मदर टंग है, जो मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, हम इंडिया में रहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, तो हम सारे एक ही लेवल के हैं। बट हमारी अपनी मदर टंग मुझे बहुत पसंद थी, तो मैंने एग्जाम जो दी थी वो मैंने मराठी लैंग्वेज से दी थी। मैंने यूपीएससी भी मराठी लैंग्वेज से ही क्लियर किया था मेरी मदर टंग से, जबकि मैं इंजीनियर था। क्यों? उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यूपीएससी हमें अलाउ करती है अपने अपने मदर टंग से एग्जाम देने के लिए, तो हमने वो चांस लिया था। और मेरा पूरा जो एजुकेशन है, मेरा जो 10th तक का एजुकेशन है वो मैंने मराठी मीडियम से पूरा किया था। मैं इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा था। मैंने भी इंग्लिश का एबीसीडी फर्स्ट टाइम जब 5th में था, 5th स्टैंडर्ड में, तब A फॉर एप्पल, B फॉर बैट, C फॉर कैट, ये मैंने 5th स्टैंडर्ड में पहली बार पढ़ा था। और 8th स्टैंडर्ड तक मुझे भी इंग्लिश नहीं आती थी। अब ये बात अलग है कि अभी भी बहुत ज़्यादा इंग्लिश आती है, ऐसा कोई मेरा कहना नहीं है। बट लैंग्वेज जो होती है, लैंग्वेज आपके विचार दूसरे तरफ, दूसरे आदमी को पहुंचाने के लिए लैंग्वेज का यूज होता है। ये मेरा बेसिक मानना है। तो आपकी मदर टंग आपकी हमेशा स्ट्रांग होनी चाहिए, तो जिससे हम अपने कल्चर से, अपने रूट से हमेशा जुड़े रहते हैं। अब आसाम में भी आने के बाद में आँखों में हम सीख ही रहे हैं। अब आँखों में समझ तो लेते हैं पर पूरा बात नहीं कर पाते, इसलिए मैं अभी आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ। बट मैं आँखों में बुझी पाई
जितना भी आप बात करते हैं वो मैं समझ लेता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कुछ दिनों के बाद में हम आपको में ही बात करेंगे वापस, उसमें भी दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूँ किसी भी कल्चर का मदर टंग जो होती है वो सिर्फ एक भाषा नहीं होती, उस कल्चर से वो कनेक्टेड रहती है। और ये बहुत सारे जो भाषा शास्त्र वाले लोग हैं उन्होंने भी कहा कि जिसकी मदर टंग अच्छी स्ट्रांग है वो कोई दूसरी नई भाषा भी आराम से सीख सकता है। और मैं हमेशा देखता हूँ कि रूरल, मेरा भी जो प्राइमरी एजुकेशन हुआ था वो एकदम रूरल एरिया में होता है। जिला परिषद का स्कूल होता है महाराष्ट्र में, जेडपी के स्कूल होते हैं, वहाँ पे मेरा एजुकेशन हुआ था, प्राइमरी एजुकेशन। तो जब भी मैं स्टूडेंट्स को मिलता हूँ, स्पेशली रूरल एरियाज हो या बाकी जगह से हो, मेरा यही कहना होता है कि अगर मैं ये कर सकता हूँ, फरमान ये कर सकता है, तो आप भी आराम से कर सकते हो। इसमें कोई बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं होती। एक टेक्निक होता है, एक पढ़ाई का एक ढंग होता है, अपनी लाइकिंग होती है, बट ये सब एग्जाम देने से पहले हमने खुद को पूछना है। मैं हमेशा जो देखता हूँ कि खुद को पहचानना हमें ज़्यादा सीखना चाहिए। हमारे एजुकेशन सिस्टम का मैं एक फेल्योर मानता हूँ एक तरीके से। हमारे एजुकेशन सिस्टम ने आज तक किसी स्टूडेंट को ये नहीं पूछा कि तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट डिफिकल्ट जाता है। और एक आध सब्जेक्ट अगर डिफिकल्ट जाता है तो वो सब्जेक्ट डिफिकल्ट क्यों जा रहा है, तुम्हें क्यों प्रॉब्लम आ रहा है। मुझे मैथमेटिक्स अच्छा नहीं लगता, क्यों अच्छा नहीं लगता? क्योंकि मैथमेटिक्स के बेसिक आपके वीक है। और ऐसे मैं तो खुद कभी ये नहीं मानता हूँ कि कोई एक आदमी एक हर सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होता है और कोई एक सब्जेक्ट में, हम कभी कभार बोलते हैं कि मुझे मैथमेटिक्स समझ में नहीं आता है, मुझे हिस्ट्री बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि आज तक हमें हिस्ट्री में इंटरेस्ट लेना कैसे ये किसी ने सिखाया ही नहीं। मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट कैसे लेना किसी ने सिखाया नहीं। और उसके जब बेसिक्स हमारे वीक रह जाते हैं तो उसके बाद में उस सब्जेक्ट को हम टालना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो सब्जेक्ट का जब भी क्लास होता है, हमें कोई सवाल पूछता है, हम अपना मुंह छुपा लेते, कहीं मुझे ना जवाब पूछ ले, मुझे तो आता नहीं। चार लोगों के बीच में अगर मैं जवाब नहीं दे पाया, अगर उसने भी देख लिया कि मुझे कुछ नहीं आता है, तो मेरा कैसे होगा? तो वो प्रॉब्लम रहता है। तो हमारा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उस सब्जेक्ट में हो जाता है, फिर हम धीरे धीरे बोलने लगते हैं कि ये सब्जेक्ट मुझे पसंद नहीं है। अगर आपको मैथमेटिक्स के ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करना है, आपको ट्रिपल इंटीग्रेशन देखना है, डबल इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको a + b ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b स्क्वायर, ये पता होना चाहिए। ये आपको 6th स्टैंडर्ड या 7th स्टैंडर्ड में सिखाया जाता है। अगर हमारे 5th, 6th, 7th स्टैंडर्ड के ही बेसिक वीक रह जाता है तो हम 10th का मैथमेटिक्स नहीं कर पाते हैं। फिर हम कितने भी ट्यूशन ही क्यों ना लगा ले या कितने भी गाइड क्यों ना पढ़ ले। तो हमेशा याद रखना कि हमारा वीक सब्जेक्ट वीक क्यों है, ये हमने ध्यान देना है। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम ने आज तक हमें कभी पूछा ही नहीं कि तुम्हारा एक आधा सब्जेक्ट क्यों पीछे रह जाता है। ये लड़का बोर्ड एग्जाम में आ गया, इसका रैंक आ गया। अभी बोर्ड एग्जाम का रैंक का सिस्टम असम में है या नहीं मुझे याद नहीं, पता नहीं है अभी भी कि फर्स्ट रैंकर, सेकंड रैंकर 10th एग्जाम में। महाराष्ट्र में अभी बंद कर दिया है, हमारे टाइम में हुआ करता था। तो हमारे टाइम में स्कॉलर बनने का जो एक बेंचमार्क रहता था, बेंचमार्क रहता था कि ये मेरिट बोर्ड में इसका नंबर आ गया है, तो आप कितना अच्छे से पढ़ाई करते हो, आपको कितना समझ में आता है, ये सब बाद में। आपका रैंक वहाँ पे है और एग्जाम में हमें पता है कि पिछले 5-6 साल के एग्जाम पेपर अगर हम पढ़ लेंगे तो उसमें से 50-60% तो रिपीट होना ही है। तो आप रट्टा मार के पास हो जाओ। 3 डेज में जो बताया था रट्टा मार मेथड से बहुत बार पास हो जाते हैं, बट कोई हमें ये नहीं सिखाता कि पढ़ाई करनी क्यों है, हिस्ट्री पढ़नी क्यों है, मैथमेटिक्स क्यों पढ़ना है, सोशियोलॉजी क्यों पढ़ना है, ज्योग्राफी क्यों पढ़ना है। हमें बोरिंग लगता है क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ तो उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। हम सोचते हैं वो हिटलर ने कितने लोगों को मारा, मुझे क्या फर्क पड़ता है। वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू क्यों हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू क्यों हुआ, पंडित नेहरू ने क्या कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या कहा, 1947 में क्या हुआ, हमें कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि किसी ने अभी तक बताया नहीं कि वो है क्या। अभी तक हमको किसी ने ये नहीं बताया कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन होता कैसे। कॉन्स्टिट्यूशन नाम का कोई एक बुक है या कोई रिटन कन्वेंशन जैसा है, ये एग्जैक्टली क्या है। एकदम फर्स्ट पेज में प्रीएम्बल होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, देखा है, वी द पीपल लिखा हुआ रहता है। वी द पीपल जब मैंने पहली बार पढ़ा तो मुझे स्वदेश मूवी याद आ गया। स्वदेश मूवी देखा है किसी ने? मूवी देखा करो यार, बीच बीच में अच्छा रहता है थोड़ा ना, आदमी फ्री रहता है थोड़ा सा। तो स्वदेश मूवी के नीचे उसका सबटाइटल हुआ करता था वी द पीपल। वी द पीपल पहली बार मैंने स्वदेश में डिटेल में देखा, जबकि मेरे प्रीएम्बल में फर्स्ट 3 वर्ड्स वही है, वी द पीपल। बट ये हमको अभी तक किसी ने हमारे एजुकेशन सिस्टम में बैठ के पढ़ाया नहीं था
कि वी द पीपल क्या है, इंडियन नेस क्या है। वो जब मैंने यूपीएससी के लिए पॉलिटी का स्टडी शुरू किया, जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना शुरू किया, तब पता चला कि इंडियन नेस का फीलिंग क्या होता है। मैं इंडियन हूँ, इसका मतलब एग्जैक्टली क्या है। इंडियन नाम का कोई जीन तो नहीं है। हमारा जो ब्लड ग्रुप होता है उसमें AB पॉजिटिव इंडियन ऐसा लिखा रहता है, O पॉजिटिव इंडियन, B पॉजिटिव इंडियन ऐसा तो नहीं लिखा रहता है। फिर इंडियननेस है क्या, सोच में होता है, और वो सोच तब डेवलप होती है जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं। हमें एग्जैक्टली पता लगता है कि इस देश के मालिक हम हैं, मतलब क्या है। ये तो डायलॉग हो गया कि इस देश के मालिक हम हैं, अरे मालिक का मतलब क्या है। वो कॉन्स्टिट्यूशन हमने कितने लोगों ने अभी तक प्रीएम्बल पढ़ा है, कितने लोगों ने समझा है कि देश क्या है। हम बोलते ये मेरा संवैधानिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, उसमें उसका अगला चैप्टर फंडामेंटल ड्यूटीज भी है। हमने पढ़ा है फंडामेंटल राइट्स हमारे क्या है, एक पेज है, एक पेज पढ़ा है हमने, नहीं पढ़ा है। फंडामेंटल ड्यूटीज हमने किसी ने पढ़ी है हमारी एज एन इंडियन, एज ए सिटीजन, नहीं पढ़ी है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमने कितने लोगों ने पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं। हम लोग बोलते तुम पढ़ो हमको बताओ। तो इसी के वजह से हम जो बोलते कि एजुकेशन का मतलब सिर्फ मार्क्स लाना नहीं होता है। एजुकेशन का मतलब होता है सीखना, नॉलेज बढ़ाना, विजडम बढ़ाना। कि मैं स्त्रीवाद, फेमिनिज्म पे बहुत आर्टिकल्स पढ़ते हैं, बट फेमिनिज्म पे आर्टिकल्स पढ़ के अगर मेरी शादी में मैं डाउरी लूं, अरे अभी तो यूपीएससी क्लियर हो गया हूं, अभी तो डाउरी लेना है, अभी तो रेट बढ़ गया हमारा। अगर डाउरी लूंगा तो पॉलिटिकल साइंस में इंडिया में फर्स्ट आर्टिकल मेरा यूज क्या है, एजुकेशन का मतलब आपके बिहेवियर में चेंज आना। ये अभी तक हमने किसी ने सिखाया नहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम में। हमारे एजुकेशन सिस्टम ने हमको पूछा नहीं है कि तुम्हें कौन सी साइड अच्छी लगती है, तो इसलिए हम खुद को कभी जानते ही नहीं है। मुझे यूपीएससी क्यों देना है, वो लाल बत्ती, अभी तो लाल बत्ती चली गई है, वो बत्ती की गाड़ी हमको चाहिए, हमको 10 बॉडीगार्ड चाहिए, बड़ा बंगला चाहिए, हमको घर में 10-12 नौकर चाकर चाहिए। किस लिए चाहिए यूपीएससी, किस लिए पास करना है, ये सब छोड़ दो 2 मिनट के लिए। तुम्हें क्या अच्छा लगता है ये तुमने खुद को कभी पूछा है? तुमने इंजीनियरिंग क्यों किया, तुम साइंस के लिए क्यों गए, तुम आर्ट्स क्यों तुमने चूज किया, क्यों तुमने कॉमर्स चूज किया, क्यों तुम यूपीएससी देना चाहते हो, क्यों आईएएस बनना चाहते हो, क्यों आईपीएस बनना चाहते हो, क्यों आईआरएस बनना चाहते हो। यूपीएससी से कम 28-29 टाइप के पोस्ट निकलते हैं। आईएएस आईपीएस तो सिर्फ 2 पोस्ट है। आईएफएस होता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस होता है, उसमें इंडियन रेवेन्यू सर्विस होता है, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस होता है, डिफेंस अकाउंट सर्विस होता है, बहुत सारे सर्विसेज है। आईएएस आईपीएस आपको सामने दिखते हैं, इसीलिए आपको पता है, या मूवीज में आता है, दैट इज व्हाई यू नो इट। बट उससे ज्यादा मुझे कौन सी सर्विस चाहिए या मैं कौन सी सर्विस को ज्यादा दे पाऊंगा, ये करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपने खुद का पढ़ाई करना जरूरी है। खुद का पढ़ाई मतलब खुद की भी पढ़ाई और खुद से करने की पढ़ाई। खुद की पढ़ाई का मतलब है मैंने खुद को जानना है, सेल्फ नॉलेज ऑफ द सेल्फ, कि मुझे कौन सा टॉपिक अच्छा लगता है, मुझे कौन सी सर्विस अच्छी लगती है, मेरी हॉबीज क्या क्या है। आप जब इसको SWOT एनालिसिस बहुत बार बोलते हैं, SWOT, ये भी आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। SWOT एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, और जो मेरी स्ट्रेंथ है उसी अनुसार मैंने अपना करियर चूज करना है। देशभक्ति के लिए सिर्फ आईएएस आईपीएस ही होना है ऐसा कोई जरूरत नहीं है। विवेकानंद आईएएस आईपीएस थे क्या? एपीजे अब्दुल कलाम आईएएस आईपीएस थे? नहीं थे। क्या थे वो? एक हमेशा याद रखो, जो मुझे जो पता चला है, जो अभी तक के मेरे छोटे से लाइफ में मैंने देखा हुआ है, कि आप खुद को जानो, पहले समझो, और फिर उसके हिसाब से अपना करियर चूज करो। कोई भी करियर हो, आपने आपको खुद के जान के, आप कौन सी एरिया में स्ट्रेंथ है, कौन सी एरिया में आपका वीकनेस है, जान के आप जो भी करियर चूज करते हो, इन योर ओन चोजन वे ऑफ लाइफ, करियर में आप टॉप में चले जाना है। जो भी करोगे उसमें टॉप में जाना है। अगर मेरा गाड़ी का मैं मैकेनिक हूँ तो मेरा मैकेनिक में इतने अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए कि मेरे एरिया में गाड़ी अगर खराब होती है तो मैं ठीक ठाक करके दूंगा, और 2 नंबरी पैसा उससे नहीं कमाऊंगा, जितना खर्चा वो उतना ही दूंगा, और ऑनेस्टली काम करूंगा। उससे क्या होगा, 4 दिन मेरा प्रोग्रेस थोड़ा सा धीरे धीरे जाएगा, बट सस्टेनेबल रहेगा। जो एक बार कस्टमर मेरे पास आता है वो बाद में किसी दूसरे के पास नहीं जाएगा। जो भी मैं काम करूंगा वो A1 क्वालिटी का या फर्स्ट क्लास ही करूंगा। तो भले वो मेरा कोई दूसरा एक करियर हो, या कोई भी बिजनेस हो, या यूपीएससी की पढ़ाई हो, और एज एन ऑफिसर काम करने के
चांस हो, क्योंकि ऑफिसर, अब फॉर एग्जांपल मैं आईपीएस बन गया और मैं आईएएस बन गया, हमारे पहले के भी ऑफिसर हुए। 3 May 2013 को मेरा रिजल्ट आया था, आई स्टिल रिमेंबर, 3:30 बजे रिजल्ट आया था। तो रिजल्ट 3:30 बजे आया, तो 3:29 पे मैं पढ़ाई कर रहा था कि अगर एग्जाम क्लियर नहीं होता तो वापस नेक्स्ट एग्जाम देना है। तो पढ़ाई कर ही रहे थे कि अगले प्रीलिम का पढ़ाई करना है। 26 मई को अगला प्रीलिम था, 3 मई का दिन था, और बताया, सबने बताया था कि रिजल्ट आने वाला है। तो वो डर तो, पसीना तो वैसे आना शुरू हो जाता है कि आज रिजल्ट है। कोई भी, मैं अपने लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहा था, तो कोई भी दौड़ के वो स्टेयर से ऊपर जाता, लगता है रिजल्ट आ गया क्या, दौड़ के चले गए ऊपर। तो डर के आदमी पढ़ाई कर रहा है, रिजल्ट कान लेकिन उधर है, रिजल्ट आया है क्या, रिजल्ट आया क्या। 3:30 बजे रिजल्ट आ गया, तो कोई ऊपर से चिल्लाया, अरे रिजल्ट आ गया। वो पेट में एकदम से बैठ जाता है ना आदमी, एकदम से गड्ढा हो जाता है पेट में, बाप रे। हमने कहा पढ़ाई करते रहो। अगर सिलेक्शन का परसेंटेज बहुत कम रहता है यूपीएससी में, पूरे इंडिया से 1000 वगैरह लोग सिलेक्ट होते हैं, 13 लाख 12 लाख लोग एग्जाम देते हैं। हमने कहा उसमें अगर हमारा नहीं आ गया, हम तो एक तो लोकल मीडियम से एग्जाम दिए हैं, पुणे में ही पढ़े हैं, दिल्ली तो कभी गए नहीं, हमको पता नहीं, हमको लगता है हम तो अपने ही गली के डॉन हैं, खेलते रहते हैं। हम तो मैं तो टॉपर हूँ, कहाँ का, तुम्हारा, मेरे कॉलेज का, मेरे स्कूल का। अरे यहाँ पूरे इंडिया के लोग खेलते हैं, ठीक है। तुम्हारे गली में अगर सचिन तेंदुलकर हो के यूज नहीं ना, इंडिया पाकिस्तान मैच में तुम पाकिस्तान के खिलाफ, वकार यूनिस के खिलाफ, वसीम अकरम के खिलाफ कैसे खेलते हो, उसके ऊपर से डिसाइड होगा। तुम अपने गली में किसी सुरेश को छक्का मार दिए, इसका मतलब तुम सचिन नहीं बन जाते हो। तो ये पता रहता है, यूपीएससी देने के बाद में फिर गड्ढा हो जाता है, बाप रे। और तब तक हम लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हैं, जब भी चेयर निकलते तो चेयर का आवाज आता है, चेयर का आवाज आने से बाकी स्टूडेंट्स गुस्सा हो जाते हैं, डिस्टर्ब होते हैं। तो ऐसे देखते तुम्हारे तरफ, ये क्या टाइम पास कर रहे हैं, क्यों आवाज कर रहे हैं, ऐसे आवाज आते हैं। जब भी चेयर का आवाज आएगा, चुप बैठो है, कीप क्वाइट, और सिलेक्शन हो गया, वो कोई आगे बता दिया, भैया तुम्हारा नंबर आ गया यूपीएससी में, तो भाई पप्पू पास हो गया, हम तो खुश एकदम से, यस हो गया क्लियर। मेरे पर्सनैलिटी में कोई फर्क पड़ा है क्या? 329 पे जो मैं पढ़ाई कर रहा था वही प्रति 321 पे भी मैं वही हूँ, मुझ में कोई फर्क नहीं पड़ा है। बट अब लोगों का देखने का नजरिया चेंज हो गया। अब कुर्सी का आवाज भी हो रहा है 2 मिनट के बाद में, तो कोई खराब से नहीं देख रहा है, सब लोग एकदम रिस्पेक्ट से देख रहे हैं कि अरे वाह ये तो एग्जाम क्लियर हो गया। ये सोसाइटी का नजरिया बदल जाता है आपकी तरफ देखने से, आप नहीं चेंज होते हो। मैं रोज जब आईने के सामने खड़ा रहता हूँ, 10 साल के पहले जो था अभी भी वही हूँ। हाँ थोड़े बाल ज्यादा झड़ गए होते हैं, थोड़ा मोटापा आ जाता है, चेहरा बदल जाता है, बट आप तो प्रतीक ही हो ना, आप तो चेंज नहीं हुए हैं। सोसाइटी आपकी तरफ देखना चेंज कर जाती है, क्योंकि आगे नाम के पीछे 3 शब्द लग जाते हैं, या कोई पोस्टिंग लग जाती है, एसपी पोस्टिंग लग जाती है, बाद में डीआईजी पोस्टिंग लग जाएगी, पहले एसडीपीओ पोस्टिंग थी, पोस्टिंग लग जाती है, तो लोगों का नजरिया बदलता है। बट आप खुद तो वही हो, आप तो चेंज नहीं हुए हो। तो जो आपकी जो प्रोग्रेस रहती है, पर्सनैलिटी बिल्डिंग, ये बहुत कम उम्र में ही हमने स्टार्ट करनी है। दिस इज द राइट एज, जो ग्रेजुएशन टाइम पे है। अभी हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, अभी हम हमारे देश का पंतप्रधान चूज कर सकते हैं, अभी हम अपने स्टेट का सीएम चूज कर सकते हैं, अभी हम हमारे पंचायत का चीफ चूज कर सकते हैं। हम उतने ही हमारे लोकशाही में कैपेबल है जितना कोई एक बड़ा आदमी रहता है। कि किसी एक बड़े बिजनेसमैन का वोट तुम्हारे मेरे वोट की इतना ही इंपॉर्टेंट है। नाउ वी आर केपेबल इनफ, द सिस्टम ट्रस्ट अस विद द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। इस देश का भविष्य हमारे आपके हाथ में है। इतना अगर हम पे ट्रस्ट करते तो नाउ वी आर केपेबल इनफ। नाउ वी शुड नो कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है, मुझे कौन सी चीज अच्छी लगती है। कोई मेरा दोस्त यूपीएससी दे रहा है इसलिए मैं यूपीएससी दे रहा हूँ क्या? ये खुद को पूछ लो। क्या मैं सिर्फ वो लाल बत्ती की गाड़ी देख के यूपीएससी दे रहा हूँ क्या वो पीएसओ देख के, बॉडीगार्ड देख के मैं एग्जाम दे रहा हूँ? क्या वो तामझाम देख के मैं एग्जाम दे रहा हूँ? अगर मैं वो तामझाम देख के एग्जाम दे रहा हूँ तो कल मेरा जब सिलेक्शन हो जाएगा, मैं किसी दूसरे स्टेट में पोस्टिंग हो जाएगी, तो मेरा तामझाम देखने के लिए मेरा आजू बाजू का लोग किधर है? आज महाराष्ट्र से मेरी माँ आके मेरा तामझाम तो नहीं देख रही है। तो अगर तामझाम देख के मैं इस एग्जाम में आ रहा हूँ और कहीं ऐसी जगह पोस्टिंग हो जहाँ आपका तामझाम कोई आपके वहां का नहीं देख पा रहा है, तो फिर आपका मोटिवेशन खत्म हो जाता है। तो किसी भी एग्जाम से पहले उस एग्जाम का मोटिवेशन क्या है आपका, वो इंपॉर्टेंट है। जो भी आपको करियर करना है, नॉट नेसेसरी सिर्फ यूपीएससी हो या एपीएससी हो, कोई भी करियर हो, कोई भी जॉब हो, बट पहले ये खुद को पूछो कि इस जॉब से मुझे मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है क्या?
ये काम करके मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है कि रात की नींद ठीक से आती है, कि मुझे मजा आता है कि काम करने के लिए। अगर मैं जॉब शुरू होते ही देख रहा हूँ कि आज ऑफिस कितने बजे शुरू होगा, और शुरू होने के बाद में अगर सैटरडे संडे नाइट को मुझे लगने लगे, संडे शाम को अरे यार कल ऑफिस है, वापस वही बोरिंग शुरू हो गया काम, तो समझ लो ये जॉब में मुझे मजा नहीं आ रहा है। आई एम नॉट बीन एबल टू गिव माई 100% टू माई जॉब, टू माई सर्विस, टू माई बिजनेस, टू वॉट एवर आई एम डूइंग। आपको वो सर्विस या वो बिजनेस कितना दे रहा है, उससे अच्छा ये देखो कि आप उस सर्विस को, आप उस जॉब को कितना दे पा रहे हैं। क्या मैं एज एन IAS IPS ऑफिसर और एज एन IRS ऑफिसर और फॉर दैट पर्पस फॉर एनी ऑफिसर, कि मैं एज एन ऑफिसर क्या मैं उस पोस्ट को जस्टिस दे पा रहा हूँ, उतना काम कर पा रहा हूँ। पावर करने से यूज नहीं होता, जो हाथ में पावर है वो आप किस तरीके से यूज करते हो, उससे उस पोस्ट का डिग्निटी डिसाइड होता है, उससे उस एग्जाम का इम्पोर्टेंस ध्यान में आता है। क्या अभी हमारे दोस्त ने एकदम परफेक्टली कहा कि 10,000 लोगों का मोर्चा जो नहीं कर सकता है वो कोई एक ऑफिसर एक साइन से कर सकता है। ये मैं सिंबॉलिक बता रहा हूँ, उतना पावर उस पोस्ट में होता है। बट क्या मैं उस पोस्ट पे बैठ के उस पावर का सच्चे से और अच्छे से इस्तेमाल करके क्या मैं वो काम कर पा रहा हूँ? अगर मैं उतना काम कर पा रहा हूँ तभी मैं मेरे काम को या तभी मैं मेरे पोस्ट को जस्टिस दे पा रहा हूँ। तो हमेशा याद रखना, दिखने वाली चीज अलग रहती है। रियल लाइफ में हर कोई सिंघम नहीं होता है। रियल लाइफ में नायक मूवी की तरह 3 घंटे में सारी चीज नहीं बदलती है। सो क्या इसका मतलब हमने चीजें बदलनी नहीं है? नहीं, जो चीज सालों से बनती है उसको बदलने में भी टाइम लगता है। हम और आप बदल सकते हैं। और ये सिर्फ सिस्टम की बात नहीं है। फेमिनिज्म जैसे हम पढ़ते हैं, सिर्फ मैं करप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हमारे लोकल सोसाइटी की भी बात करता हूँ। कि मेरा पॉलिटिकल साइंस मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है यूपीएससी में। मैं पॉलिटिकल साइंस जब पढ़ता था, भले मैंने इंजीनियरिंग किया हो, बट हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस था मेरा सब्जेक्ट। और पॉलिटिकल साइंस में मैं फेमिनिज्म और एक चैप्टर था जिसमें 60 मार्क्स का क्वेश्चन आता था। सो मेरे लिए अगर फेमिनिज्म, स्त्रीवाद सिर्फ 60 मार्क्स का सब्जेक्ट हो जाएगा तो मेरे लिए वो यूपीएससी का पर्पस ही डिफीट हो जाता है। यूपीएससी का मेन पर्पस आपको एग्जाम क्लियर करवाना नहीं है। यूपीएससी का मेन पर्पस एग्जाम क्लियर के जब आप ऑफिसर बनते हो तो वो ऑफिसर बनने के बाद में आपकी जो पर्सनैलिटी होनी चाहिए, उतना मैच्योरिटी और उतना सीजननेस आप में आया है नहीं आया है जो उस पढ़ाई से आता है। तो स्त्रीवाद मेरे लिए सिर्फ 60 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं होना है। मैं जब वो पढ़ता हूँ स्त्रीवाद, फेमिनिज्म, तब मैंने सोचना है कि मैं मेरे घर में मेरी माँ के साथ कैसे बिहेव करता हूँ, मेरे पिताजी मेरे माँ के साथ में कैसे बिहेव करते हैं, क्या मैं मेरी बहन को, मेरी माँ को बराबर का दर्जा देता हूँ क्या। ये वो पढ़ाई से एक्सपेक्टेड है कि आदमी का खुद के लाइफ में वो इनकलकेट करना, इंक्लूड करना। जब तक मैं ये नहीं करता हूँ मेरी पढ़ाई अधूरी है। मेरे पढ़ाई से सिर्फ मैं मार्क्स कमा रहा हूँ, नॉलेज नहीं कमा रहा हूँ। नॉलेज तभी कमा पाओगे जब आप इम्प्लीमेंट करना शुरू करोगे। हम सब बोलते हैं अभी, पहले इतना स्त्री पुरुष भेदभाव बचा है क्या? मैं लड़कों से पूछ रहा हूँ, बचा है? क्या लगता है? हाँ या ना बोल दो, मैं उठा के नहीं पूछ रहा हूँ किसी को, नहीं लग रहा है ना? जब आप साइकिल पे जा रहे होते हो या गाड़ी पे जा रहे होते हो, किसी लड़की ने आपको ओवरटेक कर दिया, ईगो हर्ट होता है क्या? नहीं होता है? नहीं होता है तो बहुत ही अच्छी चीज है। खुद के अंदर को पूछो कि अगर हमारा दोस्त साइकिल पे जा रहा था, हमें भी याद है, हमने भी किया है कि हम साइकिल पे जा रहे हैं और कोई स्कूटी से एक लड़की ने ओवरटेक कर दिया। अब पुणे में तो बहुत ज्यादा सड़कें हैं तो सिग्नल भी होता है, तो आप जाके चेस कर सकते हो वहां पे कि आपको ओवरटेक कर दे, तो आपका ईगो हर्ट हो जाता है। अरे मुझे ओवरटेक किया, आप डबल स्पीड से साइकिल मार के गाड़ी भगा के उसके आगे जाके तब ईगो शांत होगा, हाँ अब ठीक है। ये अगर कहीं बैटिंग में खुद से सवाल पूछना है, किसी को हमें कुछ नहीं प्रूव करना है। अगर ये ऐसा हमारे मन में आता है सवाल, तो समझ लो कि अभी भी स्त्री पुरुष भेदभाव कम नहीं हुआ है, हमारे दिमाग में कभी भी अभी भी सना हुआ है। कि शादी के बाद में अगर हम बोलते हैं अपनी वाइफ को कि नहीं नहीं तुमने घर संभालो, मैं ऑफिस संभालता हूँ, अगर दोनों ने समझ बूझ के अगर डिवीजन ऑफ वर्क किया है तो बात अलग है। बट ये हम एज्यूम ही करके चल रहे हैं, तो कहीं से समझ लेना है यहाँ पे कहीं पे अभी भी वो थियरी और प्रैक्टिकल में डिफरेंस आ रहा है। हम हमेशा बोलते हैं कि बुक स्टडी
और प्रैक्टिकल का कोई कनेक्शन नहीं होता। हमेशा हम बोलते हैं ना कि बुक स्टडी मतलब पढ़ाई का और प्रैक्टिकल का बहुत डिफरेंस है, डिफरेंस होता नहीं, हम बनाते हैं। हमने आज तक हमारे स्कूल में जब हमें सर्कल सिखाया जाता है, सर्कल, वो सर्कल मतलब माँ घर में जो रोटी बनाती है वो भी सर्कुलर होती है। कभी हमें ऐसा सिखाया है कि क्लास में सीखा हुआ सर्कल और माँ ने जो रोटी बनाई वो सर्कल, या अगर मैंने रोटी बनाई तो मेरे तो बहुत अलग अलग शेप बन जाते हैं, वो बात अलग है, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, बहुत अलग अलग एंगल के बन जाते हैं। माँ बनाती तो गोल रहता है, तो वो गोल और सर्कल का गोल ये सेम होता है। ये प्रैक्टिकल हमको कभी आज तक किसी ने सिखाया नहीं एजुकेशन सिस्टम में। जब ये सीखता हूँ तब मजा आता है, तब मैथमेटिक्स बोरिंग नहीं होता है। जब मैं हिस्ट्री सीखता हूँ और अगर वो हिस्ट्री मैं अपने खुद की हिस्ट्री समझ के सीखता हूँ तब हिस्ट्री कभी भी बोरिंग नहीं होती है। वो हिस्ट्री अगर मैं समझता हूँ तो अगर वो हिस्ट्री में मेरी हिस्ट्री समझ के पढ़ता हूँ तब मुझे समझ में आता है। मैंने सीखना है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, क्यों, तो मुझे ये वर्ल्ड मेरा है, मुझे पता होना चाहिए बाहर के वर्ल्ड में क्या होता है। अगर कोई जर्मन आदमी आपके सामने आता है, आते हैं सर्विसेज में हर जगह के लोग आते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई फॉरेन टूरिस्ट आते हैं ना अपने यहाँ पे, फॉरेन टूरिस्ट फॉर एग्जाम्पल मानस में आया है, आप भी घूमने गए हो, एंड जस्ट ही सेड कि आई एम फ्रॉम जर्मनी, तो हमें ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो नहीं समझ में कि जर्मनी कहाँ, ये ढूंढने का ये नौबत नहीं आनी चाहिए, हमें पता होना जर्मनी है कहाँ पे, वर्ल्ड मैप। एजुकेटेड तो हम सारे हैं, जर्मनी कहाँ पर है, सेकंड वर्ल्ड वॉर कहाँ पे हुआ था, जर्मनी किस तरीके से दो पार्ट में टूट गया था, फिर कैसे 1991 में वो जो जर्मन बर्लिन वॉल थी वो तोड़ने के बाद में दोनों जर्मनी इकट्ठा हुआ। आप बोलोगे इससे मेरा फायदा क्या है, बट इफ यू हैव अ नॉलेज, वो जर्मन लड़के से आप बात कर रहे हो, लड़की से बात कर रहे हो, एंड इफ यू डिस्कस विथ हिम द सिनेरियो ऑफ जर्मनी आफ्टर 1991, he will be very much happy to know there was some Indian boy or girl, ये कोई लड़का